नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन स्थल। वहीं अगर मैं बात करूं जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कई सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी चैप्टर्स में अगर कोई भी अध्याय के अंतर्गत आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं और मध्य प्रदेश की जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दी हैं। आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, कोई भी क्लास आप दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं अगर अपन बात करें, हम चाहे उद्योग की बात करें, खनिज की बात करें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें, तो बहुत ही विस्तारित तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तारित तरीके से चीज़ों को पढ़ाया। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन, है ना। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर अपन पर्यटन पढ़ेंगे तो अपन उसको तीन चीज़ों के अंतर्गत बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की तो सबसे पहले हम धार्मिक पर्यटन स्थल देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे जो है आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेंगे और उसके प्राकृतिक पर्यटन स्थल देखेंगे। तो तीन तरीके से चीज़ों को बांटा जा सकता है। हम अगर बात करें मेंस के पर्पस पे भी, हम मेन के पर्पस से भी अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटनों पर भी बात की जा सकती है, ऐतिहासिक पर्यटनों पर भी बात की जा सकती है, पर्यटन जो है आपका प्राकृतिक पर्यटनों के स्थल पर भी आपसे बात की जा सकती है। तो तीन तरीके से अपन चीज़ों को बांटकर पढ़ेंगे, है ना। और बहुत विस्तारित तरीके से, जैसे मैंने आपको खनिज उद्योग और जो है बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाई थी, एक एक करके चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें सिखाई थी। अब अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हम एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। भाई अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की बात कर लेते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1978 के अंतर्गत हुई थी। वहीं अगर अपन बात करें इको पर्यटन बोर्ड की अगर अपन स्थापना की बात करें तो ये 2005 के अंतर्गत हुआ था। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अगर अपन बात करें, इसकी स्थापना 2017 के अंतर्गत की गई थी, है ना। तो अपन ने तीन चीज़ें देखी। अगर अपन जो है राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की बात करें तो 1978 आता है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड की अगर अपन बात करें तो 2005 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तो यह 2017 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखो हम बात करें तो मध्य प्रदेश के तीन ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर अगर मैं बात करूं जिनको विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ऐसे कौन कौन से तीन स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे तीन पर्यटन स्थल मतलब विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर सूची की अगर अपन बात करें तो जो पर्यटन स्थल शामिल हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगर अपन बात करें तो तीन पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे खजुराहो की। ये हमारे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है जिसे 1986 में विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, हमारा आता है एक आपका आता है सांची। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो एक सांची आता है। सांची की अगर अपन बात करें तो 1989 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। वही अगर अपन बात करें नंबर 3 पर अगर अपन बात करते तो भीमबेटका ये आपकी आती है रायसेन के अंतर्गत। 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत जो पर्यटन स्थल शामिल है, वहीं अगर अपन बात करें तो तीन पर्यटन स्थल शामिल किए गए हैं। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया है। सांची की अगर अपन बात करें तो 1989 में इसको शामिल किया गया है। भीमबेटका की बात करें तो 2003 के अंतर्गत इसको विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे अपन बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसको मैं रफ कर देता हूं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 382 पर्यटन केंद्रों को चिन्हित किया गया है ना। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा लगभग 382 पर्यटन केंद्रों को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें से लगभग हम बात करते हैं कम से कम 20 से लगभग 25 पर्यटन स्थल ऐसे हैं। 20 से लेकर 25 पर्यटन स्थल आपके ऐसे आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। लगभग अगर अपन बात करें तो 20 से 25 जो है पर्यटन स्थल आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आपको दिखेंगे। मतलब कि 20 से 25 पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक तो पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना, उसके बाद अपन ने इको पर्यटन बोर्ड की देखी, फिर अपन ने टूरिज्म बोर्ड की स्थापना देखी, फिर अपन ने देखा कि 3 ऐसे कौन से धरोहर स्थल हैं जिसे जो है आपकी विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर अपन ने ये बात की है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो कितने आपके राज्य विकास पर्यटन विकास निगम के द्वारा कितने जो है आप लोगों के पर्यटनों को चिन्हित किया गया, तो 382 लगभग 382 पर्यटन केंद्रों को चिन्हित किया गया। 20 से 25 कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं मेरे दोस्तों की जो आपके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। अब अपन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 तरीके से चीज़ों को बांटकर पढ़ेंगे, तो उसका एक अपन सिनॉप्सिस बना लेते हैं, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में और पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब देखो, पर्यटन विकास की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पर्यटनों की ही बात करेंगे। अगर जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश में, अगर हमें छतरपुर के पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पर सबसे ज़्यादा प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वहां के मंदिर है, जिन्हें 3 तरीके से बांटा गया है, दक्षिणी समूह में, पश्चिम समूह में और जो है आपका दक्षिण समूह में, पूर्वी समूह में और पश्चिम समूह में, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें 3 तरीके से उनको बांटा गया है, तो अपन एक एक करके, क्योंकि सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है, वहाँ पर खजुराहो के मंदिर हैं। अब छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अगर अपन आते हैं, खजुराहो के जो मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो अब मैं वहाँ पर किस चीज़ की बात नहीं करूँगा आपसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं उसमें परियोजनाओं की बात नहीं करूँगा, या उनमें जलप्रपात की बात नहीं करूँगा, या और जो है नदी की है तो उसकी बात नहीं करूँगा। देखो, इसमें होता क्या है कि मैं एक्चुअली में हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसके पढ़ने का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है खजुराहो के मंदिर आते हैं, और फिर खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत क्या होता है कि केन नदी का भी प्रवाह देखने को मिलेगा, जो पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है। फिर रनगवा परियोजना छतरपुर के अंतर्गत आती है, वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद में ये भी बता दूंगा, एक रनहे वाटरफॉल आता है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग से एक अलग सेक्शन के अंतर्गत हमने पढ़ी हुई हैं, जिसमें जब पर्यटन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो सिर्फ पर्यटन की बात करेंगे। और उसके बाद हम जब जैसे कि पहले जो है पहली वाली क्लासेस में मैंने को नदियाँ पढ़ा दी, तो नदियों की अलग स्पेसिफिक चीज़ें हो गई हैं, परियोजनाओं की अलग स्पेसिफिक चीज़ें हुई, जलप्रपात की अलग स्पेसिफिक चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर हमें खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकाएंगे। और हर एक सब्जेक्ट को जब मैंने पढ़ाया, आपको हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से सरल और आसान भाषा में पढ़ाया है। जब हम पर्यटन पढ़ेंगे तो पर्यटन के केंद्र पर ही हम फोकस करेंगे। जब हम नदियाँ पढ़ रहे थे तो नदियों पर फोकस की थी, जब हमने परियोजना पढ़ी थी तो परियोजना पर फोकस किया था। तो एक एक करके हम जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, है ना। तो अपन वो चीज़ नहीं करेंगे जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, चीज़ों को बताना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। और आप मेरी क्लासेस अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की आपको जानकारी हर एक विषय से संबंधित, हर एक चैप्टर से संबंधित मैंने आप लोगों को दी है। मेरा ये पर्पस है कि कोई भी बच्चा इस क्लासेस को देखेगा, ना समझ भी होगा तो भी चीज़ों को समझ पाएगा। एक्सपर्ट लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि कोई नया बच्चा भी जुड़े, उसको भी बेसिक से चीज़ों को सीखने को मिले, है ना। ये अपना पर्पस है। मैं आप लोगों को ये गारंटी भी देता हूँ कि इन क्लासेसों को देखने के बाद अगर आप मेरी क्लासेस से देखेंगे, आप ये मान के चल दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कोई सा भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत ही एडवांस और अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ाया है। ना मात्र की ऐसी चीज़ें होंगी जो जिसमें इंक्लूड ना हो, कुछ एक चीज़ें अगर रह गई होंगी तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ छूटती भी होगी आपकी, क्योंकि एग्जाम के पर्पज़ से जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सफिशियंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखो, एग्जाम का मतलब क्या होता है, एक रणनीति के तहत चीज़ों को तैयार किया जाता है ना। अगर आप गागर में सागर भरने की जो है आप कला जानते हैं, तो आप एग्जाम को निकालने की भी कला जानते हैं। क्या जानते हैं? एग्जाम को निकालने की भी कला जानते हैं। एक सागर रहता है, एक सागर से एक कहाँ कौन सी बाल्टी निकालना है, कहाँ कौन सा लोटा भरना है, ये आप लोगों को बहुत आवश्यक होना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, मध्य प्रदेश पीसीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, है ना, हम जो यूपीएससी की एग्जाम देते हैं उसकी बात करें, तो एक रणनीति के तहत एग्जामों को क्रैक किया जाता है। हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी जो है, आप पूछोगे सारी जानकारी भी होगी, लेकिन एक रणनीति उसके पास में नहीं रहती, वो एग्जामों को क्रैक नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश पीसीएस की भी एक ऐसी रणनीति है, एक ऐसी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से कौन सी चीज़ें कम समय में हम पढ़कर
जो है एग्जाम को क्रैक कर सकें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए। अब आप खिचड़ी पका लोगे, जमाने भर की चीज़ें याद कर लोगे तो कोई मतलब नहीं है। गागर में सागर भरने वाली चीज़ें आप लोगों को होना चाहिए, आपके पास में गागर में सागर भरने वाली कला होना चाहिए कि कम समय में रणनीति बनाकर, जो रणनीति हमने बनाई है वो बहुत ही सटीक, और स्ट्रेटेजी जो आप बना रहे हैं बहुत सटीक होना चाहिए, जिसमें आप लोग कोई एक अनुभवी व्यक्ति जो सब चीज़ों की जानकारी रखता हो उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये रणनीति बताना चाहता हूँ कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, इधर उधर की कोई जानकारी अपने मस्तिष्क के अंदर ऐसे लेकर ना चलें कि यार कि ऐसी कोई फालतू जानकारी, मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, ऐसी कोई फालतू जानकारी आप लेकर के ना चलें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो चीज़ें, रणनीति, जो डाटा आप लोगों को दिया जा रहा है ये मान के चल दीजिएगा कि ये बहुत सफिशियंट और अच्छा डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेकर चलोगे ना तो आप एकदम फोकस कर पाओगे चीज़ों को। बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल सिलेबस के आधार पर तैयारी कीजिएगा, है ना, सिलेबस के आधार पर तैयारी कीजिएगा। अब पर्यटन की अगर मैं बात करूं, गली मोहल्ले चौक चौबारे पर हर एक मंदिर मस्जिद मजार मिलेगी कि हम उनको याद रखेंगे? नहीं रखेंगे। हम पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे पर्यटन स्थलों की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं। हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, फालतू चीज़ों की हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो एक बात ये समझ लीजिए कि हमें कहाँ से क्या कौन सी चीज़ पढ़नी या आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और मेरी क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को वही चीज़ों की जानकारी देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज इट इज वो देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए, और मेरा विद्यार्थी है तो जरूर से जरूर उसके पास में ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब अपन एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम ऐतिहासिक दृष्टि की बात करेंगे, ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे, धार्मिक स्थलों की बात करेंगे और पर्यटन स्थलों के जो है आपके प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। तो आइए अपन वो सिनॉप्सिस बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की, ऐतिहासिक पर्यटन। फिर अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपके जो हैं धार्मिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन की अपन बात करेंगे। वहीं अगर अपन बात करते हैं एक आता है आपका प्राकृतिक पर्यटन स्थल, है ना, प्राकृतिक पर्यटन स्थल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे। तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे खजुराहो, ग्वालियर, है ना, सतना, चंदेरी, मांडू, बुरहानपुर, विदिशा। खजुराहो, ग्वालियर, सतना, चंदेरी, मांडू, बुरहानपुर, विदिशा, मंदसौर, शिवपुरी, सांची। तो अगर अपन बात करें ऐतिहासिक के स्थल के अंतर्गत, अगर अपन बात करें, देखो खजुराहो है, ग्वालियर है, सतना है, चंदेरी है, मांडू है, बुरहानपुर है, विदिशा है, मंदसौर है, शिवपुरी और सांची। तो ये जो आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत अपन एक एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंतर्गत अपन इनके अंतर्गत ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ पर्यटन स्थल हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अन्य चीज़ों के अंतर्गत उनको रखेंगे, है ना। वहीं अगर अपन बात करें धार्मिक पर्यटन स्थल की, तो देखो धार्मिक पर्यटन स्थल में सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका आता है उज्जैन, फिर आता है आपका ओमकारेश्वर, एक आता है आपका चित्रकूट, है ना, फिर आपका एक आता है महर सतना के अंतर्गत आता है आपका। ओंकारेश्वर हो गया है आपका, उज्जैन हो गया है, चित्रकूट हो गया है, महर सतना हो गया है आपका। एक आता है आपका भोजपुर, है ना, एक आता है आपका भोजपुर। देखो उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, महर सतना आ गया है, भोजपुर आ गया है, और भोजपुर के अंतर्गत अगर अपन बात करें एक और आपका आता है, एक आता है आपका महेश्वर, है ना। अब देखो उज्जैन है, ओमकारेश्वर है, चित्रकूट है, महर है, भोजपुर है, आप लोगों का। फिर अपन महेश्वर की बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगी, जो है आपका धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी, है ना। एक आता है आपका ऊन जो है आपका खरगोन के अंतर्गत आता है, ऊन, है ना, खरगोन के अंतर्गत आता है आपका, ये भी धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। और ऊन एक बहुत फेमस जो है आपका पर्यटन स्थल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो है हमारा धार्मिक के अंतर्गत क्या आता है या ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आता है। देखो पर्यटन की अगर अपन बात करें, प्राकृतिक पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका भेड़ाघाट, है ना, एक आता है आपका पचमढ़ी, है ना, भेड़ाघाट आता है जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है, पचमढ़ी हो गया है आपका, अमरकंटक हो गया है ना, विदिशा हो गया है। विदिशा के अंतर्गत हम बात करेंगे आपकी भीमबेटका की, है ना, भीमबेटका की हम बात करेंगे।
और अन्य प्राकृतिक स्थलों की हम भी बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्राकृतिक स्थल हैं जिसकी अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हैं। क्या क्या बताया है? एक आप लोगों को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बताया, धार्मिक पर्यटन स्थल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। हम एक एक करके हर एक चीज़ों को, हर एक पहलू को अपन यहाँ पर विस्तारित तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बाद हम सबसे पहले देखेंगे खजुराहो। हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? खजुराहो की बात करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो की अगर अपन बात करें तो अगर देखो यहाँ पर एक फॉर्मेट में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाऊंगा मैं। अभी तो सिर्फ अभी शुरुआत है ना, पर्यटन की सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपन को कवर करना है। अभी जो है 5% भी आप लोगों का पर्यटन नहीं हुआ है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले अपन देख रहे हैं खजुराहो की। देखो खजुराहो की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर सबसे प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ के मंदिर हैं, है ना। सबसे जो प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र वो यहाँ के मंदिर हैं। अगर अपन बात करें तो इन जो छतरपुर, देखो खजुराहो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो जिला कौन सा है आपका? छतरपुर है। ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। निर्माण की अगर अपन बात करें तो ये आपका जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। वहीं अगर अपन बात करें कब निर्माण करवाया गया था, आपका 9 से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य क्या करवाया गया था? आपका इनका निर्माण करवाया गया था। देखो 9 से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के शासकों द्वारा, राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वहीं अगर अपन बात करें ये जो मंदिर बने हुए हैं ये कौन सी शैली में निर्मित हैं? ये तो नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली में निर्मित हैं ये जितने भी मंदिर हैं आपके खजुराहो के जो मंदिर हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं आपके वो कौन सी शैली के अंतर्गत निर्मित हैं? नागर शैली के अंतर्गत निर्मित हैं। वहीं अगर अपन बात करें संख्या की, तो अगर अपन बात करें तो वर्तमान की बात करते हैं तो और इनकी कुल संख्या की बात करते हैं तो कुल संख्या इनके मंदिरों की कुल संख्या लगभग 85 थी लगभग। वहीं अगर अपन बात करें वर्तमान की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग आपके 25 ही अस्तित्व में हैं। क्या है? 25 ही आपके अस्तित्व के अंतर्गत आपको देखने को, मतलब कि वर्तमान की अगर अपन बात करें तो लगभग 25 ही अभी अस्तित्व में हैं आपके। क्या है? 25 ही आपके अस्तित्व में हम आपको वर्तमान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यूनेस्को की अगर अपन बात करें खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर को वर्ष 1986 के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। वहीं अगर अपन बात करें कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में अगर अपन बात करें वर्ष 2009 के अंतर्गत, वर्ष 2009 में आप लोगों को इसको क्या किया गया था? जो है 7 आश्चर्यों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। क्या किया गया? शामिल किया गया। वर्ष 2009 में 7 आश्चर्यों में इसको शामिल किया गया है। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खजुराहो के मंदिर हैं उन्हें जो है किन समूह के अंतर्गत बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं उन्हें 3 समूह के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी समूह की अगर अपन बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं आपके पूर्वी समूह की, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं पश्चिमी समूह की, दक्षिणी समूह की, है ना। तो देखो अपन 3 तरीके से इसको पढ़ेंगे कि देखो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 3 समूह के अंतर्गत विभक्त किए गए हैं। खजुराहो के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, जो खजुराहो के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इस जो खजुराहो के मंदिर हैं आपके 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेंगे और जिनका निर्माण मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो है चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। अब अपन देखते हैं कि पश्चिमी जो समूह है आपका, जो पश्चिमी समूह है इसमें सर्वाधिक मंदिरों की सर्वाधिक संख्या अगर आपको कहीं को देखने को मिलेगी, मंदिरों की सर्वाधिक संख्या आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें तो कौन कौन से मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, इसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना, सूर्य मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कंदरिया महादेव 64 योगिनी आप लोगों को मिलेगा मंदिर देखने को, चित्रगुप्त मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एक आपको देखने को मिलेगा विश्वनाथ मंदिर, एक आपको देखने को मिलेगा जो है आपका मतंगेश्वर मंदिर, है ना। विश्वनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, मतंगेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर आपको देखने को मिलेगा, है ना।
आप लोगों को मैंने बताया कि पश्चिमी जो समूह है उसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो आपको सर्वाधिक संख्या इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो इतने सारे आप लोगों को मंदिर देखने और अपन एक एक करके सभी मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप मेरे साथ बने रहो, बहुत ही आराम से बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को चीज़ों को समझाऊंगा और ऐसी जानकारी शायद मैं इन चीज़ों के अंतर्गत आपको देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कंदरिया महादेव वगैरह मंदिर पढ़ेंगे उसके बारे में भी बहुत शानदार फैक्ट और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। अब अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें पश्चिमी की अपन ने बात कर ली, पूर्वी की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से मंदिर समूह इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर और आदिनाथ मंदिर, है ना। पार्श्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, घटाई मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं आदिनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन दक्षिणी समूह की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, एक आता है आपका दूल्हा देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक आपको देखने को मिलेगा चतुर्भुज मंदिर, है ना। तो ये आपके हो गए, देखो पश्चिम के हो गए हैं, पूर्वी के भी हो गए हैं और दक्षिण के भी हो गए हैं। वहीं अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर एक आप लोगों को कौन कौन से मंदिर और अलग आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एक आपको नंदी मंदिर भी देखने को मिलेगा, एक आपको पार्वती मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नंदी मंदिर की अगर अपन बात करें तो नंदी मंदिर भी देखने को मिलेगा, पार्वती मंदिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को जवारी मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को जो है छतरपुर के अंतर्गत आप लोगों को, खजुराहो के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी अपन देखो सभी की एक एक करके चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को याद रखना है कि भाई पूर्वी के अंतर्गत कौन सा आता है, दक्षिण के अंतर्गत कौन सा आता है, पश्चिम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को भगवान के नाम से संबंधित आप लोगों को क्या मिलेंगे, ज़्यादातर मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे 64 योगिनी मंदिर हो गया, चित्रगुप्त हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, मतंगेश्वर मंदिर हो गया। तो ये ऐसे मंदिर आपके पश्चिमी समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं पूर्वी के अंतर्गत आपको 3 देखने को मिलेंगे और दक्षिणी के अंतर्गत आप लोगों को 2 देखने को मिलेंगे। अब अपन एक एक करके जो है यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर से अपन स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं खजुराहो के जो है आपके कंदरिया महादेव मंदिर की। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आप लोगों के साथ में डाटा शेयर कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है और कुछ नई नई और अलग चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर की। तो कंदरिया महादेव मंदिर की अगर अपन बात करें, ये सबसे विशाल मंदिर है आपका। क्या है? सबसे विशाल मंदिर है। किसका? खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। वहीं अगर अपन बात करें इसका जो निर्माण, इसका निर्माण याद रखना मेरे दोस्तों, इसका निर्माण आता है, इसका निर्माण विद्याधर के द्वारा किया गया था। चंदेश शासक विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था कंदरिया महादेव मंदिर का। वहीं अगर अपन बात करें इसकी जो तुलना है, कंदरिया जो महादेव मंदिर है इसकी तुलना किससे की गई है? तो भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर के अंतर्गत जो लिंगराज मंदिर है उससे इसकी तुलना की जाती है ना। वहीं अगर अपन बात करें, ये जो शिव भगवान की प्रतिमा, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर आप लोगों को दिख रहा है, देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ये जो मंदिर है आपको भगवान शिव को समर्पित है। जो कंदरिया महादेव जो मंदिर है किसको समर्पित है? आपका भगवान शिव को समर्पित है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नंदी की सबसे ऊँची प्रतिमा किस मंदिर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी? तो नंदी की सबसे विशालतम जो प्रतिमा है आपको कंदरिया महादेव मंदिर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आप कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विद्याधर के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। और ये थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन है, आप लोगों को याद भी रखना है कि कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी तुलना याद रखना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। भगवान शिव को समर्पित है। नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, देखो 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर एक तो आपका क्या है? एक आयताकार मंदिर है ना। 64 योगिनी मंदिर क्या है? एक तो आपका आयताकार मंदिर है। वहीं अगर अपन बात करें तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। 64 योगिनी मंदिर की हम और बात करते हैं तो ये जो मंदिर है आपका शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वहीं अगर अपन बात करें सबसे प्राचीनतम मंदिर है। 64 योगिनी जो मंदिर है आपका सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वहीं अगर अपन देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे विशालतम की बात करेगा तो कंदरिया महादेव मंदिर है। वहीं अगर अपन बात करें सबसे प्राचीन की बात करेगा तो आपका 64 योगिनी मंदिर है। इसमें सबसे मेन बात जो है आप लोगों को याद रखने की वो है, ये एक तो ये है कि सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा, एक तो ये वाला है। और इसके आकार की हम बात करें तो ये आयताकार स्वरूप इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 2 पॉइंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों को इसको याद रखना
जरूरी है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगर अपन लक्ष्मण मंदिर की अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब जो आपका जो लक्ष्मण मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित है ना, किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। अब ये याद रखना कि जो लक्ष्मण मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित, तो ये पंचायतन शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया है। जो लक्ष्मण मंदिर जो है ना आपको पंचायतन शैली के अंतर्गत निर्मित किया गया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। और इसका जो निर्माण, दोस्तों जो निर्माण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर निर्माण आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि विद्याधर ने किसका निर्माण किया था? आपका जो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। वहीं अपन लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण जो है यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। चंदेल राजा यशोवर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक 100 फुट जो है आपका फीट ऊंची आपकी विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलेगी। पंचायतन शैली में ये निर्मित है ना। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों से अभी शेयर किए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य कुछ मंदिरों के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी। देखो अपन बात करते हैं अब विश्वनाथ मंदिर की। देखो विश्वनाथ मंदिर की अगर अपन बात करें या फिर अपन बात करते हैं पार्श्वनाथ मंदिर की, मतंगेश्वर मंदिर, घटाई मंदिर, दूलादेव मंदिर, हर एक मंदिर की एक कुछ विशिष्ट स्थान होता है, कुछ एक विशिष्ट पहचान होती है, जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस आने वाली एग्जामों में बन सकते हैं ना, बन सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मंदिर है आपका भगवान शिव को समर्पित है। कहा क्या है? आपका भगवान शिव को समर्पित है। ये जो मंदिर है आपका भगवान शिव को समर्पित है। देखो वहीं अगर अपन बात करते हैं इसकी शैली की, तो इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है? आपकी पंचायतन शैली के अंतर्गत ये निर्मित है। कौन सी शैली के अंतर्गत ये निर्मित है? पंचायत शैली के अंतर्गत ये निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई की अगर अपन बात करते हैं तो 89 फीट और चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो 45 जो है आपकी फीट की जिसकी क्या है आपकी चौड़ाई है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है मेरे दोस्तों? ये जो आपका निर्माण किया गया है राजा धंगे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ना, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये आप भूल मत जाना कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। एक तो निर्माण वाला क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो मंदिर है कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शंकर को, भगवान शिव को ये समर्पित है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। शैली की अगर अपन बात करें पंचायतन शैली के अंतर्गत ये निर्मित किया गया है। वहीं अगर अपन बात करते हैं पार्श्वनाथ मंदिर की, तो पार्श्वनाथ मंदिर के अंतर्गत अगर अपन बात करें, देखो ये जो मंदिर है आपका जैन धर्म से संबंधित है ना। पार्श्वनाथ जो मंदिर है आपका जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण राजा धंगे के द्वारा करवाया गया था, है ना। राजा धंगे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पंचरथ शैली के अंतर्गत ये निर्मित है। यहाँ पर पंचायतन शैली, यहाँ पर पंचरथ शैली के अंतर्गत ये निर्मित किया गया है। इसका निर्माण की अगर अपन बात करें 950 से लेकर 980 के बीच में ये निर्मित किया गया था, है ना। और किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंगे के द्वारा जो है निर्माण इसका करवाया गया था। वहीं अगर अपन बात करते हैं मतंगेश्वर मंदिर, ये तो मतंगेश्वर मंदिर है, ये भी भगवान शंकर को समर्पित है। आप देखोगे खजुराहो के जो मंदिर हैं अधिकतर आप लोगों को भगवान शंकर के प्रति समर्पित आप लोगों को दिखाई वो देंगे, है ना। अगर अपन बात करें मतंगेश्वर मंदिर भी देखो ये भगवान शंकर के द्वारा, ये भगवान के शंकर को ये समर्पित है। इसका निर्माण हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों। इसके अंतर्गत एक भटकत नामक मणि की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है बन जाए, अभी तक तो नहीं बना है। एक भटकत नामक मणि की स्थापना इसके अंतर्गत करवाई गई है। देखो यहाँ पर अपन ने सारी चीजें बात कर ली। अब अपन घटाई मंदिर की बात करते हैं। देखो घटाई मंदिर आपका जैन धर्म से संबंधित है ना। क्या आपका जैन धर्म से संबंधित है। आप लोगों को मैं मंदिर सारी आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें तो अपन ने क्या देखा कि पार्श्वनाथ मंदिर के अंतर्गत अपन ने ये देखा कि इसका निर्माण धंगदेव के द्वारा करवाया गया है। मतंगेश्वर मंदिर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसका निर्माण हर्षवर्धन द्वारा करवाया गया था। घटाई मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। महावीर की माता के 16 स्वप्नों को, महावीर की माता के 16 स्वप्नों को क्या किया गया है? यहाँ पर क्या किया गया है? दर्शाया गया है। महावीर की माता के 16 सपनों को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूलादेव मंदिर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ये जो मंदिर है आपका भगवान शंकर को समर्पित है ना। किसको समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। इसके गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग स्थित है। कि आपका गर्भगृह के अंतर्गत इसका सहस्त्रमुखी शिवलिंग इसके अंतर्गत देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये खजुराहो के अंतर्गत आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट जहाँ से मुझे लग रहा था कि यहाँ से कुछ विशेषताएं इनके अंतर्गत मौजूद है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाई हैं खजुराहो के अंतर्गत, है ना। अब देखो अपन सबसे पहले जो पर्यटन स्थल की अगर अपन बात करें तो हम एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और यहाँ पर अब इस वाली क्लास को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विराम देंगे।
क्योंकि ये जो आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, तो अपन एक एक करके चीज़ों को सीख रहे हैं अभी, और बेसिक्स से लेकर अपन एडवांस तक की सारी चीज़ें अपन देखते हुए चल रहे हैं, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स फैक्ट की बात की है मैंने, फिर मैंने आप लोगों को विश्व धरोहर सूची की आप लोगों से चर्चा की है, फिर मैंने आप लोगों को 3 तरीके से सिनॉप्सिस बता के ये बताया था कि ऐतिहासिक में क्या है, धार्मिक में क्या है, पर्यटन प्राकृतिक के अंतर्गत क्या है। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी आज क्या देखा है, खजुराहो के पर्यटन स्थल देखे हैं। खजुराहो के अंतर्गत हमने प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र है, मंदिरों की हमने बात की है, चाहे वो दक्षिण की हो, पूर्वी की हो, पश्चिम की हो, सभी मंदिरों की हमने बात की है। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखें और जो है इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो धीरे धीरे अभी ग्रोथ कर रही है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना। अब हम चर्चा करेंगे जो है अगली वाली क्लास में जो पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल, हम इस क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ अभी एक ही पर्यटन स्थल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, देख लो कितना डीपली मैंने आप लोगों को पढ़ाया और बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ाया, और एग्जैक्टली आप लोगों को बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी प्रोवाइड करवाई है। तो फिर हम मिलते हैं इसके आगे वाली क्लासेस में, इस चीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हम अभी सभी पर्यटन स्थल देखेंगे, है ना। अभी धार्मिक पर्यटन स्थल का केवल एक ही पर्यटन स्थल कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत सारे पर्यटन स्थल बाकी है मेरे दोस्तों। धार्मिक पूरा बाकी है, अभी तो प्राकृतिक पूरा बाकी है, और उसके बाद अगर अपन बात करें तो अभी ऐतिहासिक का तो सिर्फ एक ही हुआ है ना। तो अपन फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।